तो आप सभी के भारी डिमांड पर आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं बीए हिस्ट्री ऑनर्स 4th सेमेस्टर का कोर पेपर 9 का ऑब्जेक्टिव सवाल। दोस्तों यहां पर थंबनेल में तो आपको 80 प्लस दिख रहा है, लेकिन मैं 100 से भी ज़्यादा सवाल आपको करवाऊंगा। पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। दोस्तों मैं गारंटी देता हूं यहाँ पर आपको 9 से 10 सवाल आप 100% सही करेंगे, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको पूरा वीडियो को ध्यान से वॉच करना है और जितना बताया जाएगा उतना ध्यान रखना है, ठीक है। और चलते हैं हम लोग डायरेक्ट सवालों पर, क्योंकि बहुत प्रश्न है दोस्तों, इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझते हुए चलिएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसे भी सवाल होते हैं जो यहाँ पर लिखा नहीं गया है, लेकिन मैं जो बोलूँगा उससे भी सवाल बन सकता है, ठीक है। तो पहला सवाल है, पलासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, बंगाल में दोस्तों एक युद्ध हुआ था जो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था, जिस युद्ध को कहा जाता है पलासी का युद्ध, जो 1757 में हुआ था। और अगर डेट पूछे तो 23 जुलाई को हुआ था। याद रखिएगा, बंगाल के जो नवाब थे उस टाइम सिराजुद्दौला और अंग्रेज अधिकारी थे रॉबर्ट क्लाइव, यानी रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। और दोस्तों यहाँ से कभी कभी एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि ये जो पलासी का युद्ध हुआ था ये किस नदी के तट पर हुआ था, तो हुगली नदी के तट पर हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था, ठीक है। तो बक्सर का भी जो युद्ध हुआ था वो बंगाल का ही नवाब था, जिसका नाम था मीर कासिम, और अंग्रेज अधिकारी के बीच युद्ध हुआ था जिसका नाम था हेक्टर मुनरो। याद रखिएगा दोस्तों, हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के बीच हुआ था। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था, हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट सेना था, सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल का वेद शासन कब से कब तक चला। दोस्तों ये सवाल इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी तक बंगाल में वेद शासन चला था। नेक्स्ट सवाल है, वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि जो लॉर्ड वेलेस्ली था उन्होंने एक सिद्धांत को स्टार्ट किया था, जिस सिद्धांत को कहा जाता था सहायक संधि, ठीक है। और इस संधि के तहत वो क्या करता था, जो जितने भी रियासत के शासक थे उनके वो एक प्रपोजल भेजते थे कि हम आपको सेना का सुविधा देंगे, बदले में आप क्या करें, बदले में आप हमको वहाँ पर टैक्स वसूलने का ऑर्डर दे, और साथ ही साथ जितने भी व्यापार होता है वो सभी को छूट करे, ठीक है। और आपको सेना रखने की कोई आवश्यकता नहीं, मेरा सेना ही आपके वहाँ रहेगा, बस आपको उसका खर्च चलाइएगा। तो ये जो संधि था उसको सबसे पहले शुरू किया था, मतलब माना था, स्वीकार किया था हैदराबाद के निज़ामों द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसरॉय कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों यहाँ पर आप लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको पूछे बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर तो हो जाएगा वारन हेस्टिंग। उसके बाद वारन हेस्टिंग ही पहले व्यक्ति थे जो थे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। उसके बाद अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वायसरॉय भी लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो हो जाएगा माउंटबेटन, ठीक है। और भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो राजगोपालाचारी, ठीक है। दोस्तों इतना इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को पीछे कीजिए और कॉपी में लिखिए, क्योंकि कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
दोस्तों वो संधि था श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों जब भी कोई क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट लगा देते हैं वो क्वेश्चन आने की संभावना बहुत होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है राज्य क्षय या फिर राज्य हड़प नीति या फिर जब्ती सिद्धांत, या फिर आपको पूछा जा सकता है डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स। ये जितने भी नाम है ये सभी के सभी एक ही नाम है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है हड़प नीति। ठीक है, तो ये किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, और इस नियम के हिसाब से जो भी शासक का अपना वारिस नहीं होता था उसका जो साम्राज्य है वो छीन लिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है किस सिख गुरु ने फारसी में जाफरनामा लिखा था। क्या है प्रश्न, किस सिख गुरु ने फारसी में जाफरनामा लिखा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। तो दोस्तों भारत में जो डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। और दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के काल में ही भारत में पहली बार रेलगाड़ी चली थी। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है सिख के सैन्य सांप्रदायिक खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था। यानी दोस्तों अगर ये सवाल को सिंपल भाषा में समझे तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, याद रखिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक, नेक्स्ट सवालों पे चलते हैं। सवाल बहुत सारा है दोस्तों, इसलिए पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जब भी आप फ्री हो तभी देखिए, लेकिन पूरा देखिएगा तभी आपको फायदा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया, यानी किसके हाथों वो हारा, तो वो हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई। ठीक है, तो ये जो सुगौली की संधि थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुआ था। दोस्तों कहीं पर सुगौली कहीं पर सिंगोली, याद रखिएगा दोनों के दोनों प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ पर हुई थी। तो जो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी दोस्तों याद रखिएगा श्रीरंगपट्टनम में ही हुआ था। नेक्स्ट सवाल है टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, तो ये भी हो जाएगा आपका श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। तो रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। याद रखिएगा दोस्तों ये जो 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध में जब अंग्रेज को जिता दिए तो उसके बाद ही उसको बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो याद रखिएगा, उससे रिलेट करके याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का गवर्नर जनरल अगर शब्द आ जाए दोस्तों तो ये हो जाएगा विलियम बेंटिंक। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक, भारत का प्रथम वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया। दोस्तों ये जो द्वैत शासन नीति था ये किसने समाप्त किया था, तो वारेन हेस्टिंग ने। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। तो दोस्तों अंग्रेजों का जो सर्वाधिक विरोध किया था वो मराठाओं ने किया था, स्पेशली शिवाजी ने किया था। नेक्स्ट सवाल है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी। तो भारत में आधुनिक जो शिक्षा यानी कह सकते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा का पड़ाव यानी जो नींव था वो किसके द्वारा रखी गई थी, कौन से अधिनियम के द्वारा, तो हो जाएगा 1835 की मैकाले अधिनियम के द्वारा। ठीक है, मैकाले अधिनियम के द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का नींव पड़ा। नेक्स्ट सवाल है नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो दोस्तों जो संघर्ष का जो मुख्य कारण था वो तो बहुत सा कारण था, लेकिन जो तात्कालीन कारण था वो इम्पोर्टेंट है। तात्कालीन कारण क्या था, जो ब्लैक होल की घटना थी वो तत्कालीन कारण था, एवं
और भी बहुत सारा कारण हो सकता है। ये भी कारण बन सकता है कि अंग्रेजों ने व्यापार छूट का दुरुपयोग किया। ठीक है, तो ये सवाल मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत मेरे को करेक्शन करना चाहिए था, क्योंकि इसमें दोनों का दोनों सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, दोनों ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेगा, बस आपको घटना याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट सवाल है, राणा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो ये जो कोहिनूर हीरा था है दोस्तों, ये कोहिनूर हीरा अगर वर्तमान में पूछे तो कहाँ पर है? इंग्लैंड में अंग्रेज लूट करके ले गए। ठीक है, और ये कोहिनूर हीरा शाह सूजी से ये जो राणा रंजीत सिंह था वो प्राप्त किए थे, याद रखिएगा। और दोस्तों यही सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। तो महाराजा रंजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे वो थे खड़क सिंह। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? यानी अपना जो राजधानी थी वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर को शिफ्ट कर दिया था, तो हो जाएगा मीर कासिम। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अंग्रेज बहुत ज़्यादा शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप कर रहे थे, और जो मीर कासिम थे वो किसी भी हस्तक्षेप में कार्य करना नहीं चाहते थे और एक स्वतंत्र शासक की तरह शासन करना चाहते थे। इसीलिए वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपना राजधानी शिफ्ट किया था। ठीक, नेक्स्ट सवाल है, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो जो बक्सर का युद्ध जब हो रहा था दोस्तों, तो दिल्ली का शासक कौन था? ये बहुत ही आसान सा सवाल है, शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय ने भी बक्सर के युद्ध में साथ दिया था मीर कासिम का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो दोस्तों अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे कि जो तीसरा संधि से पहले, मतलब संधि के बाद ही 1700 ये में मारा गया, 1799 में। और कहाँ मारा गया? श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, जो वहाँ का उसका राजधानी भी था। ठीक, नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल घटना घटित हुआ? तो किसके शासनकाल में? अभी बताए, सिराजुद्दौला के शासनकाल में। यही तात्कालीन कारण था पलासी के युद्ध का। नेक्स्ट है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? बहुत इजी सा सवाल है, गुरु गोविंद सिंह, जो सिख के 10वें गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो ब्रिटिश का प्रभुत्व किससे प्रारंभ हो गया दोस्तों? बंगाल को जीतने के साथ साथ ही, मतलब ब्रिटिश का यहाँ पर प्रभुत्व अपना मतलब स्टेबल हो गया कि यहाँ से। और ये जो युद्ध था ये पलासी का युद्ध था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आगे हम लोग कोर पेपर 10 का भी वीडियो लाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, डिंडीगुल नाम है। तो डिंडीगुल क्या है दोस्तों? ये एक तमिलनाडु का एक नगर है। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों इसके लिए ये याद रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर हैदर अली के यहाँ पर शासन था। ठीक है, नेक्स्ट है, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया? तो यानी किस शासक के समय में जो बंगाल का जो सरकारी खजाना था, जो पहले मुर्शिदाबाद में रहता था, वो दिल्ली शिफ्ट किया गया, सॉरी दोस्तों कोलकाता शिफ्ट किया गया। याद रखिएगा, ये हो जाएगा वारन हस्टिंग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत वारन हस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कब बने और किस अधिनियम के तहत बने? वो हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। ठीक, नेक्स्ट है, किस समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? तो दोस्तों कोलकाता में न्यायालय की स्थापना भी वारन हस्टिंग के टाइम ही हुआ था। दोस्तों अगर कहीं पर आपको थोड़ा डेवलपमेंट वाला मिल जाए और अगर ऑप्शन में वारन हस्टिंग रहे, तो अगर आप तुक्का मारना चाहते हैं, आपको याद नहीं है, तो उसके साथ भी चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वारन हस्टिंग ने बहुत सारा कार्य किया था एक अंग्रेज अधिकारी होते हुए भी। ठीक है, नेक्स्ट है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? दोस्तों सबसे पहले तो यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो पिट्स इंडिया एक्ट है ये कब लागू की गई थी? तो 1784 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी
वारन हेस्टिंग के शासनकाल में ही लागू की गई थी। नेक्स्ट है इलाहाबाद के द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किनके बीच हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शुजाउद्दौला के बीच हुआ था, शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। दोस्तों क्या हुआ था, जो बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम तीनों एक साथ होकर के अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। ठीक है, इन दोनों गुटों में जब लड़ाई हुआ तो ये मतलब त्रिशक्ति होने के बावजूद भी ये हारते हैं, और उसके बाद जो शुजाउद्दौला था उसके साथ संधि कर लेते हैं, और संधि को कहते हैं इलाहाबाद की संधि। हाँ, और मुगल शासक को पेंशनधारी बना लेते हैं कि बोले कि आपके इसके बाद आपको कोई भी शासन करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप सिर्फ पेंशन लीजिए और अपना जिंदगी काटिए। ठीक है, और जितने भी शक्ति था टैक्स वसूलने का पूरा भारत में वो अंग्रेज के हाथों में चला गया। तो कहीं कहीं ये भी सवाल पूछता है कि किन मुगल शासक ने भारत में पूर्ण तरह से टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया? तो शाह आलम द्वितीय, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदर अली। ठीक है, नेक्स्ट है, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो किस युद्ध के दौरान हुई थी? ये हो जाएगा आपका द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। दोस्तों जो प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये अंग्रेज और हैदर अली के बीच हुआ था, उसमें हैदर अली जीते थे। ठीक है, जीते थे। उसके बाद जब द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो उसमें वो मारे जाते हैं। तृतीय जब अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो उस टाइम तो ये नहीं थे, उनके पुत्र टीपू सुल्तान लड़ रहे थे, लेकिन वो भी हार गए। ठीक है, आगे चलते हैं। द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम गवर्नर जनरल थे वारन हेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, राणा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराज की पदवी धारण की? तो महाराज का जो टाइटल है ये किस स्थान को अधिकार करने के बाद धारण किया? तो लाहौर को। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम अंग्ल सिख युद्ध 1845-46 एवं द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध 1848-49 के समय पंजाब राज्य का शासक था। तो पंजाब राज्य का शासक जो दोनों युद्ध के टाइम था वो था, याद रखिएगा, दिलीप सिंह। ठीक है दोस्तों, ये जो अंग्ल मैसूर शब्द होता है, अंग्ल मैसूर हो, अंग्ल सिख हो, कुछ भी हो अंग्ल वाला, तो ये सभी डेट को आप लोग जरूर एक जगह लिखिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, किस युद्ध किसके साथ और कहाँ पर हुई थी और कब हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, भारत में सहायक संधि के जन्मदाता आविष्कारक था? तो दोस्तों सहायक संधि में हम लोग जो सबसे ज़्यादा याद करते हैं वो लॉर्ड वेलेस्ली को याद करते हैं। ठीक है, लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली इसके जन्मदाता नहीं थे, यानी उसका इन्वेंशन नहीं था। यह जो पद्धति था जन्मदाता जो था वो था डुप्ले, और डुप्ले भी कौन थे? एक पुर्तगाली गवर्नर थे। ठीक है, और अगर आपको एग्जाम में आए कि उसका जन्मदाता कौन है तो आप भी डुप्ले लगाइएगा, लेकिन भारत में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर किया था वो था लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध 1769 से 69 में कौन विजयी हुए थे? तो हैदर अली विजयी हुए थे। ये इजी सा सवाल था। नेक्स्ट है, पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला थे। नेक्स्ट सवाल था, भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को ब्रिटिशों ने नहीं अपनाया था? यानी किस व्यवस्था को ब्रिटिशों ने नहीं अपनाया था? तो हो जाएगा 10 साल व्यवस्था, क्योंकि दोस्तों स्थायी बंदोबस्त, रियायतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, ये तीनों व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, भारत में भू राजस्व व्यवस्था का निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक
लाभ प्राप्त किया था। तो किसने भू राजस्व व्यवस्था का सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त किया था, वो हो जाएगा जमींदार। नेक्स्ट है, किसके द्वारा बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त के तहत भूमि का स्वामी किसे माना गया? तो स्थायी बंदोबस्त के तहत भूमि का जो स्वामी था वो माना गया जमींदारों को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, सूर्यास्त कानून का संबंध है। तो सूर्यास्त कानून का संबंध है भू राजस्व व्यवस्था का। दोस्तों ये जो नियम है इसके तहत सूर्य के अस्त होने से पहले जो कर है वो दे देना होगा, और अगर नहीं दे पाए तो उसके बदले में ज़मीन छीन लिया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कुल ब्रिटिश भारत के कितना प्रतिशत भाग में लागू था? तो दोस्तों ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, 19% भाग में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली भारत में लागू था। नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के तहत भू राजस्व में सरकार का हिस्सा था। तो सरकार का हिस्सा था 10/11, यानी अगर 11 किलो उगाया मतलब लिया जाता था तो इसमें सरकार का हिस्सा होता था 10%। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जगह स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू नहीं की गई थी? नहीं पूछा गया है। ठीक है। तो ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों? मद्रास में लागू नहीं की गई थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू की गई थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, रियायत बाड़ी व्यवस्था में लगान का समझौता किसके साथ किया जाता था? तो लगान का जो समझौता है ये किसानों के साथ की जाती थी। नेक्स्ट है, रियायत बाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसके द्वारा लागू की गई? तो यह हो जाएगा कर्नल रीड के द्वारा। ठीक। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस जगह पर रियायत बाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी? तो कहाँ पर लागू की गई थी? ये हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही इजी सा सवाल है, आप लोग खुद एक बार मन में कोशिश कीजिए कि कहाँ हो जाएगा। ये हो जाएगा मद्रास में। और अभी जो हम लोग पहले देखे स्थायी बंदोबस्त, वो मद्रास में नहीं हुआ था, वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, रियायत बाड़ी व्यवस्था। रियायत बाड़ी व्यवस्था किस जिले में लागू की गई थी? तो रियायत बाड़ी व्यवस्था किस जिले में? बारामहल में। ठीक है। नेक्स्ट है, रियायत बाड़ी व्यवस्था कुल ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भाग में लागू की गई थी? तो याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये हो जाएगा 51% भाग में ये व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तहत भूमि का स्वामी किसान था? तो दोस्तों कौन सा ऐसा व्यवस्था था जिसके तहत जो भूमि का स्वामी को किसान को बना दिया गया था? ठीक है। तो हो जाएगा रियायत बाड़ी व्यवस्था, जो मद्रास प्रेसिडेंसी में बारामहल में स्टार्ट की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, महलबाड़ी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो महलबाड़ी व्यवस्था का जनक होल्ड मैकेंजी को कहा जाता है। ठीक है। और ये सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण गांव से किया जाता था, ना कि किसी व्यक्ति विशेष से? यानी ये जो टैक्स का हिसाब है ये गांव में निर्धारण मतलब पूरा गांव के मुखिया के साथ ये होता था, ग्रामीण लोगों के साथ होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, महलबाड़ी। ठीक है। और महल का मतलब ही होता है दोस्तों घर, बड़ा बड़ा बिल्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट है, भू स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू की गई थी? तो किस वर्ष लागू की गई थी? 1793 में। नेक्स्ट है, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब हुआ? तो दोस्तों इस्पात का उत्पादन सबसे पहले 1913 को हुआ था, और ये सवाल दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 में। ठीक है। और ये जमशेदपुर में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, नील युद्ध कब हुई थी? तो नील युद्ध हुआ था 1859 में। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, भारत में धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया? यानी धन की जो निकासी का सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा।
दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? दोस्तों याद रखिएगा, रेलगाड़ी चलाई गई थी सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के काल में। तो और डेट अगर पूछे तो 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से लेकर थाने के बीच में 34 किलोमीटर, ठीक है। और उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मेरठ में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो मेरठ में विद्रोह यानी अभी हम लोग देखेंगे जो 1857 की क्रांति है ना, उस पार्ट में हम लोग आ रहे हैं। तो वो हो जाएगा 10 मई 1857 को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 का विद्रोह का सूत्रपात किया वो संबंधित थे 34वें नेटिव फ्रंटियर से, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, 1857 का विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो अभी हम बताए थे कि लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट सवाल है, बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से किस शहर का नेतृत्व कर रहे थे? तो हो जाएगा लखनऊ, ठीक है। याद रखिएगा, जो भी मतलब शासक थे और वहाँ का कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे याद रखिएगा। जैसे जगदीशपुर से कुंवर सिंह, और जो नाना साहब वो थे वो आपके ग्वालियर से, ये सभी आपको याद रखना है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से तात्या टोपे, ठीक है। ये सभी के सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो याद रखिएगा मणिकर्णिका, ठीक है। मणिकर्णिका उनका वास्तविक नाम था। दोस्तों नेक्स्ट है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? दोस्तों अगर आपको अवध के बारे में पूरा समझना है, प्रथम नवाब, अंतिम नवाब, महत्वपूर्ण कार्य, यानी अवध का जो वंश था वो कैसे स्टार्ट हुआ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ बहुत सारे वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर के आप डायरेक्ट देख सकते हैं। साथ ही साथ आप वीडियो का लुत्फ उठा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, अंतिम अगर नवाब पूछे तो हो जाएगा वाजिद अली शाह, ठीक है। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह को किस उर्दू कवि ने लिखा था? तो इस विद्रोह के बारे में किस उर्दू कवि ने लिखा था? तो मिर्जा गालिब ने, ठीक है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उसका हो जाएगा ग्लैडस्टोन, ये प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट है, चार्ल्स वुड का डिस्पैच कब प्रस्तुत किया गया था? तो चार्ल्स वुड का डिस्पैच, ये इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका आंसर हो जाएगा 1854 को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अखिल भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ की स्थापना कब हुई थी? और ये दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो एक बार आपको ये भी याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 को, ठीक है। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपको ये तो कंठस्थ याद हो गया होगा, ये हो जाएगा आपका 1764 को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, बक्सर का लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? हेक्टर मुनरो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, संयुक्त सेना 1764 को बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, यानी इसमें आपको बताना है कि जो मीर कासिम के साथ कौन कौन साथ दिए थे अंग्रेजों के साथ लड़ने में बक्सर के युद्ध में, ठीक है। तो कौन थे? ये हो जाएगा दोस्तों शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 होगा ये राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। और उसके बाद का संधि भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, कंपनी के खजाने को मुर्शिदाबाद से कोलकाता किसने स्थानांतरित किया था? दोस्तों एक क्वेश्चन का मतलब आंसर मैं इसी वीडियो में बताया हूँ, किसने अपना खजाना मुर्शिदाबाद से कोलकाता मतलब शिफ्ट कर दिया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं बताया हूँ इसी वीडियो में, तो एक मैं देखना चाहता हूँ कि मतलब आप कितना एक्टिव है, वीडियो को किस तरह से देखते हैं। आंसर की जरूर कीजिएगा, किसने किया था मुर्शिदाबाद से कोलकाता, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, डैश के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से इलाहाबाद तक का क्षेत्र में अपना शक्ति को मजबूत करने में सक्षम हुआ, यानी किस युद्ध के बाद जो उसका साम्राज्य था वो पूरा इलाहाबाद बंगाल सब तरफ अपना फैला दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
ये बक्सर का युद्ध। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुई धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुआ। तो किस किस धार्मिक सम्मेलन में, तो हो जाएगा शिकागो में। ठीक है, और आपको बताना है शिकागो में धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद किस वर्ष भाग लिए थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। स्वामी विवेकानंद शिकागो में धर्म सम्मेलन में किस वर्ष भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी या फिर किसने की थी, तो सैयद अहमद खान के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है किसे आधुनिक भारत के जनक कहते हैं, तो किसे आधुनिक भारत के जनक कहते हैं, तो हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है दोस्तों, याद रखिएगा, ये पुस्तक है इसलिए याद रखना है। ठीक है, पुस्तक और पत्र दोस्तों लगभग मान के चलिए एक ही है क्योंकि उसके द्वारा लिखी गई थी, है ना। तो संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक या फिर संपादक कौन थे, तो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो दोस्तों जैसे ही मूल नाम देखिए मूल से मूल शंकर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है प्रार्थना समाज के स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुआ था। दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है किसके प्रेरणा से, किसने स्थापना किया है वो नहीं, तो किसके प्रेरणा से हुआ था, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। ठीक है, और किसने किया था, तो आत्मरंग पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंगा। ठीक है, नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, तो किसके द्वारा किया गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा, कब किया गया था, तो 1828 को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन सा समाज स्थापित है, तो हो जाएगा आर्य समाज। ठीक है, नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी, तो दोस्तों याद रखिएगा ये 1897 में किया गया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। नेक्स्ट सवाल है ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था, तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था 1828 में। मैं एक बार फिर से रिवीजन कराते हुए भी चल रहा हूँ। ठीक है, तो उनके हिसाब से क्या था, ईश्वर एक है इसलिए एकेश्वर बात को यह किया था। दोस्तों सेम टू सेम क्वेश्चन मेरे एग्ज़ाम में आया था जब मैं 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है फारसी साप्ताहिक अखबार मिरादुल अखबार को प्रकाशित करते थे, तो दोस्तों ये एक फारसी के मतलब अखबार थे और उसके संस्थापक और प्रकाशक थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, नेक्स्ट सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो की नारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, तो अभी हम लोग देखेंगे प्रार्थना समाज। ठीक है, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंगा। ठीक है, और किसके प्रेरणा से हुआ था, तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों यही लग रहा है अंतिम सवाल था। तो आप लोग क्या कीजिए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का PDF चाहिए तो अभी 50 रुपया में पूरा का पूरा 4 तो PDF मिल रहा है, तो आप वो ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर ये भी PDF चाहिए तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपको 10 रुपया पे करना होगा, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपया। आपको कैसे लेना है आप लोग खुद जानते हैं कि आपको जो आपके पास नंबर है व्हाट्सएप नंबर उसमें कांटेक्ट कीजिए और बोलिए सर हमको PDF चाहिए। PDF से क्या होगा दोस्तों, इस PDF से आप इसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। ठीक है, और अपने से बनाने का कोशिश कीजिए तो आपके पास पूरा का पूरा क्वेश्चन स्टॉक हो जाएगा। आप जितना बार रिवीजन हो सके उतना बार रिवीजन कीजिए। और अगर आपको मतलब PDF नहीं चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखेंगे तो भी चलेगा।
ठीक है, मैं उन भी स्टूडेंट को बोल रहा हूँ जो पीडीएफ लेने के लिए मतलब कमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोर पेपर 10 का भी चाहिए ऐसे ही वीडियो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और इतना मेहनत करने के लिए दोस्तों एक कमेंट और एक लाइक बनता है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।